Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Moroccistani Reactions. In today's video, I'll react to a video by Ababil. ISI Secret International Missions, Operations and Friends Secret Agencies. ISI के International Mission और दोस्त एजेंसियाँ. So आइए देखते हैं. Let's start the video. 1, 2, 3. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अबाबेल। दोस्तों, ISI पाकिस्तान की एक अहम खुफिया एजेंसी है जो पूरी दुनिया से कौमी सलामती की मालूमात जमा करने, प्रोसेस करने और तज्जिया करने के लिए अमली तौर पर ज़िम्मेदार है। पाकिस्तान इंटेलिजेंस कम्युनिटी के एक अहम मेंबर होने की हैसियत से ISI डायरेक्टर जनरल को रिपोर्ट करने और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इंटेलिजेंस मालूमात फराहम करने की ज़िम्मेदार है। ISI बुनियादी तौर पर मिलिट्री ऑफिसर्स पर मुश्तमिल है जिन्हें पाकिस्तान आर्मिड फोर्सेस, आर्मी, नेवी और एयर फोर्स से तबादले की सूरत में शामिल किया जाता है, तभी ISI का नाम इंटर सर्विसेज है। तहम ये एजेंसी बहुत सारे सिविलियंस को भी भर्ती करती है। 1971 के बाद से ISI की सरबराही 3 स्टार जनरल कर रहा है जो कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ही सिलेक्ट किया जाता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वज़ीर आज़म को इस ओहदे के लिए 3 ऑफिसर्स के नाम रेकमेंड करता है जिनमें से एक का चुनाव किया जाता है। इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ISI के डायरेक्टर जनरल के ओहदे पर फाइज हैं जो कि डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को रिपोर्ट करते हैं। दोस्तों, ISI के 3 मेन विंग्स हैं, इंटरनल विंग्स, एक्सटर्नल विंग्स और फॉरेन रिलेशन विंग्स। इन 3 विंग्स को 3 डिप्टी डायरेक्टर जनरल लीड करते हैं जो कि 2 स्टार मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं और डायरेक्टर जनरल को डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं। दोस्तों, इंटरनल विंग पाकिस्तान के अंदरूनी इंटेलिजेंस, डोमेस्टिक काउंटर इंटेलिजेंस, काउंटर जासूसी और काउंटर टेररिज्म का जिम्मेदार होता है। दोस्तों, एक्सटर्नल विंग मुल्क के बाहर की इंटेलिजेंस और काउंटर इंटेलिजेंस को संभालता है। फॉरेन रिलेशन विंग डिप्लोमेटिक इंटेलिजेंस और खारजी ताल्लुकात के इंटेलिजेंस पर काम करता है। दोस्तों, फॉरेन रिलेशन विंग का किरदार आने वाले वक्त में बहुत अहम है क्योंकि गवादर बंदरगाह चाइना और खलीज फारस को तजारती राहदारी के जरिए मिलाने वाली है और ISI का ये विंग पहिए का वो कील साबित होगा जो पहिए को बाहर नहीं निकलने देता। दोस्तों, ISI का स्टाफ मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ साथ सिविलियन ऑफिसर्स पर भी मुश्तमिल होता है जो कि FIA, FBR, पाकिस्तान कस्टम्स, पुलिस और जुडिशरी से लिए जाते हैं और इनका दुरानिया 3 से 4 साल तक होता है। वो ऑफिसर्स जिनका तजुर्बा ज़्यादा होता है और अच्छा परफॉर्म करते हैं उनकी ISI में मुद्दत बढ़ा दी जाती है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का कहना है कि ISI स्टाफ के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी है। और दोस्तों, अगर ISI के डिपार्टमेंट्स की बात की जाए तो इसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं जैसा कि कवर्ड एक्शन डिवीज़न जो कि कवर्ड ऑपरेशन और स्पेशल एक्टिविटीज़ के लिए मुख्तस है। जॉइंट इंटेलिजेंस एक्स ये डिपार्टमेंट ISI के सारे डिपार्टमेंट में रवाबित रखता है। इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन दूसरे डिपार्टमेंट से लेकर या इकट्ठा करके इस पर कार्रवाई करता है और रिपोर्ट तैयार करता है। जॉइंट इंटेलिजेंस ब्यूरो ISI का ये डिपार्टमेंट रियासत मुखालिफ इंटेलिजेंस, जाली अद्वियात और जाली करेंसी के खिलाफ काम करता है। जॉइंट काउंटर इंटेलिजेंस ब्यूरो दोस्तों, ISI का ये डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ पर फोकस्ड किए हुए होता है। जॉइंट इंटेलिजेंस नॉर्थ ये डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर रीजन और नॉर्दर्न एरियाज़ के लिए खुसूसी तौर पर मुख्तस किया गया है। जॉइंट इंटेलिजेंस मिसलेनियस ISI का ये डिपार्टमेंट दूसरे ममालिक में जारहाना इंटेलिजेंस कार्रवाइयों समेत जासूसी के लिए काम करता है। जॉइंट सिग्नल इंटेलिजेंस ब्यूरो ये डिपार्टमेंट भारत और पाकिस्तान के सरहद के पास की इंटेलिजेंस इकट्ठा करता है और इसे सिग्नल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। बॉर्डर पर सेफ जगह पर बैठकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जरिए दूसरे मुल्क के मैसेजेस और वॉइस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाता है और डी कोड किया जाता है। जॉइंट इंटेलिजेंस टेक्निकल दोस्तों, ISI का ये डिपार्टमेंट
साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर काम करता है और पाकिस्तान पर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर अटैक्स के खिलाफ काम करता है। इसके अलावा मिलिट्री साइंटिस्ट, इंजीनियर ऑफिसर्स, एक्सप्लोजिव, केमिकल और बायोलॉजिकल वारफेयर सेक्शन इसी डिपार्टमेंट का हिस्सा है। एसएस डायरेक्टोरेट, इसे स्पेशल सर्विस डायरेक्टोरेट कहते हैं। ये डिपार्टमेंट एसएसजी ऑफिसर्स पर मुश्तमिल होता है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करता है। दोस्तों, इसके अलावा भी आईएसआई के बहुत से डिपार्टमेंट हैं। ये एक प्याज की मानंद अदारा है जिसकी आप एक परत निकालेंगे तो दूसरी परत सामने आ जाएगी। आईएसआई ने पहली बार दुनिया में अपनी पहचान और शोहरत 1980 की दहाई में हासिल की, जब आईएसआई ने अफ़गान मुजाहिदीन को सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ सपोर्ट किया। इस वार के दौरान आईएसआई ने अमेरिका की CIA के बिल्कुल क्लोज होकर काम किया, जिसकी वजह से आईएसआई को CIA के बारे में करीब से जानने का मौका भी मिला, जिसका फ़ायदा आईएसआई आज तक उठा रही है। सोवियत यूनियन को तोड़ने के बाद भी आईएसआई ने सिविल वार के दौरान अफ़गान तालिबान को सपोर्ट किया। और आपको बता दें कि अफ़गानिस्तान के अंदर बहुत हद तक असर व रसूख हासिल कर लेने के बाद पाक आर्मी के कुछ जनरल्स की मीटिंग में अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान का सूबा बनाने का तज़किरा भी होता रहा है, लेकिन अमेरिका के आ जाने के बाद ये ख्वाब ही रह गया और अब ऐसा कुछ नहीं सोचा जाता। दोस्तों, आईएसआई वेल फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत बड़ी तादाद में लोग इस एजेंसी के लिए वॉलंटियर भी काम कर रहे हैं, जो बगैर किसी लालच के आईएसआई को मालूमात फराहम करते रहते हैं। आईएसआई के एजेंट्स अपने सब्जेक्ट से बहुत ही ज़बरदस्त ताल्लुकात इस्तेमाल करते हैं और ज़बरदस्त एतमाद पैदा करने के लिए काफ़ी वक्त लगाते हैं। दोस्तों, आईएसआई हिंदुस्तान में पहले इंडियन मुस्लिम्स को एतमाद में लेती थी, लेकिन अब आईएसआई की असल तवज्जो दूसरी अक़लियती बरादरी होती है। डिप्लोमेटिक मिशन आईएसआई को कवर फराहम करती है और अपने अहदाफ वाले मुल्क में सफारत खाने की आड़ लेकर काम किए जाते हैं। इसके अलावा मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और मीडिया की आड़ भी ली जाती है। आईएसआई के दूसरे मुल्कों के सीक्रेट एजेंट्स से भी ताल्लुकात होते हैं और एक दूसरे से मुख्तलिफ डाटा शेयर किया जाता है और कई मौक़ों पर दूसरी एजेंसी से हेल्प भी ली जाती है और उनकी हेल्प भी की जाती है। आईएसआई के ख़ास तौर पर सऊदी अरेबियन इंटेलिजेंस, चाइनीज़ इंटेलिजेंस, अमेरिकन CIA, ब्रिटिश MI6 से बहुत गहरे रवाबित रहे हैं। दोस्तों, आईएसआई थर्ड कंट्री टेक्निक भी इस्तेमाल करती है, जिसमें दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाला फार्मूला यूज़ होता है और अपने दुश्मन की मालूमात ली जाती हैं। इन ममालिक में अफ़गानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ईरान, तुर्की और चीन जैसे ममालिक शामिल हैं। दोस्तों, आईएसआई बहुत से ममालिक में अपने कामयाब मिशन कर चुकी है और अब भी एक्टिव है। इन ममालिक में इंडिया, अफ़गानिस्तान, बोस्निया, लीबिया, ईरान, इराक, फ्रांस, रशिया, UK, USA और यहाँ तक के नेपाल जैसे छोटे मुल्क भी शामिल हैं। 1982 में आईएसआई, CIA और मोसाद ने अफ़गानिस्तान में खुफिया तौर पर हथियारों की मुंतकिली की और ये पहला मौका था जब आईएसआई को मजबूरन मोसाद से हाथ मिलाना पड़ा था, क्योंकि इसराइल के पास सोवियत मेड और लबनानी हथियारों का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद था जो कि तालिबानों को देना ज़रूरी था। दोस्तों, सोवियत अफ़गान की गुरिल्ला वार में आईएसआई ने अहम किरदार अदा किया था। CIA ने सिर्फ हथियार और पैसा पाकिस्तान को देना था, बाकी काम आईएसआई का था कि किस तरह हथियारों को अफ़गान तालिबान तक पहुँचाना है। 1983 से 1997 तक आईएसआई ने तकरीबन 90,000 अफ़गान मुजाहिदीन को ट्रेन किया और अफ़गानिस्तान लड़ने के लिए भेजा। और आपको ये भी बता दें कि आईएसआई ने अफ़गानिस्तान में हेरोइन की स्मगलिंग को भी फ़रोग़ दिया ताकि सोवियत फ़ौजियों को हेरोइन के आदी अफराद में तब्दील किया जा सके और इस तरह इनकी जंग लड़ने की सलाहियत को कम किया जा सके, और ये काम आज भी जारी है। दोस्तों, सोवियत अफ़गान जंग के नतीजे में बहुत सारे मुहाजिरीन पाकिस्तान आ गए, लेकिन इन मुहाजिरीन में बहुत से अफ़गान इंटेलिजेंस एजेंसी खाद के जासूस भी शामिल थे जो कि सोवियत यूनियन के लिए काम कर रहे थे, और इन सारे एजेंट्स की मालूमात मंसूर अहमद के पास थी जो कि अफ़गान एम्बेसी इस्लामाबाद के ज़िम्मेदार एहलकार थे। आईएसआई ने मंसूर अहमद को इस बात पर कायल कर लिया कि वो तमाम एजेंट्स की मालूमात देंगे, जिसके नतीजे में उनको और उनकी फैमिली को खुफिया तौर पर लंदन महफूज मकाम पर पहुंचा दिया जाएगा, और ऐसा ही हुआ।
सोवियत और अफगान एहलकार मंसूर अहमद और फैमिली को ढूंढते रह गए, जहां तक कि सोवियत अफगान जंग भी इख्तिताम पजीर हो गई और दूसरी तरफ मुहाजिरीन बनकर आने वाले एजेंट्स का भी आज तक पता नहीं चल सका। दोस्तों 2008 में इंडियन कौंसलेट जनरल अफ़गानिस्तान के शहर जलालाबाद में मारा गया। अफ़गानिस्तान ने इल्ज़ाम आयद किया था कि ये ISI ने किया है और ISI ने इस ऑपरेशन पर 1,20,000 रुपए लगाए थे। दोस्तों ISI बोस्निया के मुसलमानों की मदद के लिए बोस्नियन मुजाहिदीन को बड़ी तादाद में मिसाइल और एंटी टैंक वेपन भी सप्लाई कर चुकी है। बोस्नियन मुस्लिम फाइटर्स सर्बियन आर्मी के खिलाफ लड़ते रहे। दोस्तों बोस्नियन वार का तज़किरा पाकिस्तान के मशहूर सीरियल अल्फा ब्रावो चार्ली में भी हो चुका है। दोस्तों 1969 से 1974 तक ISI और CIA निक्सन इंतज़ामिया के साथ मिलकर खालिस्तान मूवमेंट पर काम कर चुकी है। जुलाई 1980 में कराची PAF के बेसिस से इंडियन एजेंट को गिरफ्तार किया गया, जिसकी तफ्तीश के बाद मालूम हुआ कि रॉ एजेंट्स का बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है और तमाम नेटवर्क का खात्मा कर दिया गया। 1983 में मशहूर इंडियन एजेंट इल्मू को पकड़ा गया, जिसके ज़रिए से 4 मज़ीद एजेंट्स पकड़े गए और उन 4 एजेंट्स के ज़रिए पाकिस्तान में जासूसी का बहुत बड़ा नेटवर्क चलाने वाला वडेरा टाइप इंडियन जासूस रूप लाल को भी पकड़ लिया गया, जिसके बारे में वीडियो भी बना चुका हूँ। 1984 में ISI ने इंडिया और सोवियत यूनियन की एक सीक्रेट डील अनकवर्ड की थी, जिसमें इंडिया ने खुफिया तौर पर सोवियत यूनियन को अंडमान और निकोबार आइलैंड में नेवल बेसिस की सहूलियात फराहम करना थी और इस मायदे को लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल सुंदर जी, जो कि ऑपरेशन ब्लू स्टार यानी जिनका सिखों के गोल्डन टेम्पल को बुरी तरह तबाह करने में कलीदी किरदार था। 1988 में ISI ने ऑपरेशन टोपक पर अमल दरामद शुरू कर दिया, जो कि कश्मीरी फ्रीडम फाइटर की हर तरह से मदद थी और ये ऑपरेशन कामयाब भी जा रहा था और इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान का असर रसूख कश्मीर में बढ़ता जा रहा था। सोवियत यूनियन से फारिग होने के बाद ज़ियाउल हक का अगला मिशन कश्मीर ही था, लेकिन अल्लाह को शायद ये मंजूर ना था और ज़ियाउल हक एक हादसे में शहीद हो गए। दोस्तों 2014 में इंडियन आर्मी चीफ जनरल बिक्रम सिंह ने राजस्थान और कश्मीर रीजन में इंडियन मिलिट्री ट्रूप्स डिप्लॉय करने का सिर्फ ऑर्डर दिया था और ऑर्डर देने के कुछ घंटों में ही ISI को पता चल गया और पाक आर्मी इंडियन आर्मी के आने से पहले ही बॉर्डर पर एक्टिव बैठी थी। दोस्तों इस बात का तज़किरा मशहूर अखबार डेली मेल के 2015 के 2 मार्च के शुमारे में हो चुका है। 2016 में कुलभूषण यादव का तो सबको पता ही होगा। दोस्तों 1978 में ISI ने कर्नल इमाम हुसैन मुबारक, जो कि इस्लामाबाद में मौजूद एम्बेसी ऑफ लीबिया में मिलिट्री अटैची थे, ISI ने इनकी जासूसी करने का फैसला किया क्योंकि इन्होंने ज़ियाउल हक के खिलाफ इश्तिआल अंगेज स्टेटमेंट जारी की थी। जासूसी करने पर पता चला कि 2 पाकिस्तानी खुफिया तौर पर कर्नल इमाम हुसैन मुबारक से मिलते हैं और फिर ये राज भी खुला कि वो लीबिया में दहशतगर्दी की तरबियत भी ले चुके हैं और पाकिस्तान से जलावतन भी किए गए थे। इनका इरादा पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करना थी। दोस्तों 1981 में लीबिया की एक सिक्योरिटी कंपनी अल मुर्तज़ा एसोसिएट्स ने अपने साबका फौजियों और सर्विसमैन्स को पाकिस्तान में अच्छी तनख्वाह वाली सिक्योरिटी जॉब्स के लिए मुलाजिम भर्ती करने के लिए भेजा, लेकिन रियलिटी में इन्होंने चाड और मिस्र के साथ लड़ने के लिए बंदे इकट्ठा करने थे। ISI को इस मंसूबे का इल्म हो गया और ये स्कीम रोक दी गई। दोस्तों 1979 में ऑपरेशन ईगल क्लॉ के नाकामी के बाद CIA ने ईरान में एक और बड़े ऑपरेशन के लिए मालूमात इकट्ठा करना शुरू कर दी थी और ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन ईरान के हसास अदारों में मौजूद पाकिस्तानी कुक मुहैया कर रहा था, जिसे ISI ने बेनकाब किया और ईरानियन J2 को सारी डिटेल बता दी। इस तरह पाकिस्तान ने ईरान की मदद की थी। लेकिन 2016 में पकड़े जाने वाले बदनामे ज़माना दहशतगर्द और टारगेट किलर उज़ैर बलोच को ईरान की वजारत इंटेलिजेंस के ओहदेदारों ने कराची में पाक फौज के हवाले से हसास मालूमात फराहम करने के बदले तेहरान में हर कीमत पर रिहाइश की पेशकश की थी।
दोस्तों 2017 में इराक मोसुल में दाइश की शिकस्त के बाद इराकी एलची अली यासीन मोहम्मद करीम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें इन्होंने दहशतगर्द तंजीम के खिलाफ जंग के दौरान पाकिस्तान की मदद को अप्रिशिएट किया था। इन्होंने खुसूसी तौर पर ISI का तज़किरा करते हुए शुक्रिया अदा किया और आइंदा भी दोनों ममालिक के दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग को जारी रखने में दिलचस्पी का इजहार किया। दोस्तों 1979 में ISI ने फ्रांसीसी एम्बेसडर और उसके सेक्रेटरी को डिस्कवर किया जो कि कहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्री की जासूसी कर रहे थे और इनके पकड़े जाने के बाद पता चला कि इन्हें CIA ने भर्ती किया था। दोस्तों 1980 में ISI ने सोवियत यूनियन की एम्बेसी इस्लामाबाद में जासूसी का जाल बिछा रखा था जिससे ये मालूम हुआ कि सोवियत यूनियन पाकिस्तानी नॉर्दर्न मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी के मुलाजिम मिस्टर एजाज से कराकोरम हाईवे के बारे में मालूमात इकट्ठा कर रही है। ISI की अप्रोच के बाद मिस्टर एजाज ने बताया कि सोवियत यूनियन के लोग उसके पास आए थे और कहा था कि कराकोरम हाईवे के बारे में हसास मालूमात दो, जैसा कि सड़क की सफबंदी, पुलों की जगह और हाईवे पर काम करने वाले चीनी एहलकारों की मालूमात वगैरह। और एजाज को धमकी दी गई थी कि अगर उसने ऐसा ना किया तो उसकी फैमिली की जान खतरे में पड़ सकती है। दोस्तों ISI ने सोवियत यूनियन के सफारतकार का मुकाबला करने की बजाय एजाज के जरिए ही गलत इंफॉर्मेशन भेजने का काम किया और एंड तक सोवियत यूनियन को गलत इंफॉर्मेशन मिलती रही। मेजर जनरल सुल्तान हबीब जो कि ISI के डिपार्टमेंट जॉइंट इंटेलिजेंस मिसलेनियस के ऑपरेटर थे, इन्होंने मॉस्को से कामयाबी से एटमी मवाद हासिल किया और इसके साथ साथ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया से भी एटमी मवाद हासिल किया। इसके बाद जनरल हबीब ने शुमाली कोरिया से मिसाइल की शिपमेंट और मिसाइल की तैयारी में पाकिस्तानी माहिरीन की तरबियत की। इन दोनों कार्रवाइयों से पाकिस्तान के एटॉमिक वेपन्स के प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम में ज़बरदस्त इजाफा हुआ। दोस्तों यूके में ISI कितनी एक्टिव है आप इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जब इंडिया ने यूके में फ्री बलूचिस्तान के बैनर से सजी बस चलाई तो इसके जवाब में ISI ने फ्री कश्मीर, फ्री खालिस्तान और फ्री नागालैंड के नाम से बसेस चलवाईं। और जब रिसेंटली हुए वर्ल्ड कप में भारत ने एक दफ़ा हवाई जहाज़ के ज़रिए फ्री बलूचिस्तान के बैनर हवा में उड़ाए तो ISI ने 3 दफ़ा फ्री कश्मीर, नागालैंड और खालिस्तान के बैनर्स लहराए। और दोस्तों हमारे हमसाये की ख़ास बात ये है कि खुद ही पंगा लेकर रोने भी लग जाता है और यूके को शिकायत लगा दी कि ISI खालिस्तान तहरीक को सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों काठमांडू में ISI ने अब्दुल वहाब को हिरासत में लिया जो कि पाकिस्तानी शहरी और एजेंट था जिससे $2.5 लाख मालियत की जाली हिंदुस्तानी करेंसी बरामद हुई। दोस्तों ISI इनके अलावा भी बहुत से मुल्कों में एक्टिव है और अपना काम जारी रखे हुए है और जिन मिशंस का तज़किरा मैंने किया है ये 2% भी नहीं होंगे। इनके अलावा बहुत से मिशन ऐसे भी हैं जो कि आज तक पब्लिक नहीं हुए। दोस्तों यकीनन इस वीडियो से आपको अंदाजा हो गया होगा कि ISI क्यों टॉप एजेंसीज में शामार होती है और ये भी अंदाजा हो गया होगा कि ये आसान काम बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों बराए मेहरबानी खुद भी पाकिस्तान से मायूस ना हो और दूसरों को भी रोकें। दोस्तों हर कामयाबी का जश्न मनाया नहीं जाता और वो चाल ही क्या जिसका आपको पहले से इल्म हो। तो प्लीज़ कश्मीर के हवाले से मायूस ना हो और ना हो। दुश्मन अपनी चाल चल रहा है और हम अपनी, और इंशाअल्लाह हमारे साथ अल्लाह है और हम कामयाब होंगे। और दोस्तों आप अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें कि आप मुसलमान हैं और आप पाकिस्तान में पैदा हुए हैं और उस मुल्क के शहरी हैं जिसने बड़ी से बड़ी मजबूरी में भी इसराइल को आज तक तस्लीम नहीं किया। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। मेरे दूसरे चैनल अबाबिल अपडेट्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा जिस पर मज़े की डिफेंस अपडेट्स आती रहती हैं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। ज़बरदस्त, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी ISI के बारे में। शुरू में उन्होंने मुख्तलिफ जो विंग्स है ISI के अंदर, इंटरनल विंग, एक्सटर्नल विंग एंड फॉरेन रिलेशंस विंग के बारे में बताया है और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ISI के उनके बारे में बताया है और कौन से डिपार्टमेंट का कौन सा काम होता है। उसके अलावा ये भी बताया है कि सऊदी और चाइनीज़, अमेरिकन एंड ब्रिटिश
انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں ISI کے، اور اس کے بعد لمبی لمبی لسٹ بتائی ہے انٹرنیشنل مشنز کے ISI کے. سو افغانستان میں، بوسنیا میں، انڈیا، لیبیا، عراق، ایران، نیپال اور بھی بہت سے ملکوں میں جو ہے جو ISI کے آپریشنز ہوئی ہے. اور یہ بھی بولا ہے کہ یہ جتنے بھی آپریشنز اور مشنز کا تذکرہ کیا ہے یہ تو صرف 2% ہے. مطلب سوچے اتنے سارے جو انہوں نے مشنز کا ذکر کیا ہے یہ صرف اور صرف 2% ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ISI نے کیا 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 ہے، کیا کیا اچیو کیا ہے. اور ظاہر ہے ہر چیز جو ہے وہ سامنے نہیں آتی، کچھ چیزیں جو ہیں وہ چھپی رہتی ہے اور پبلک کے سامنے نہیں آتی. اور یہ جتنے بھی آپریشنز کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے یہ صرف اور صرف 2% ہے، صرف یہ جاننے کے لیے کہ ISI کا کتنا بڑا کردار ہوتا ہے اور کتنی بڑے بڑے مشنز کرتے ہیں پوری دنیا میں. اور ISI جو ہے یہ پوری دنیا میں وہ فرسٹ یا بیسٹ انٹیلیجنس ایجنسی ہے. سو آپ کو فخر ہونا چاہیے پاکستانی ہونے پر کہ آپ کہ پاکستان میں ایک ایسی انٹیلیجنس ایجنسی ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں امن برقرار ہے اور دشمنوں سے جو ہے وہ نجات پا رہا ہے پاکستان ISI کی وجہ سے. ایک اور وجہ بھی بتا دی ہے اینڈ میں کہ پاکستانی ہونے پر کیوں فخر کرنا ہے آپ کو، کیونکہ یہ واحد ملک ہے جو کہ اس کی معیشت اتنی مضبوط نہیں ہے لیکن کسی بھی مجبوری کی وجہ سے جو ہے وہ کسی قیمت پہ اسرائیل کو تسلیم کرنے پہ تیار نہیں ہے. سو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. چل دیں اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.